नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की चित्र शैलियों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं मेवाड़ शैली के साथ। मेवाड़ शैली के बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थानी चित्र शैली की जनक शैली कही जाती है मेवाड़ शैली को। राजस्थान की जितनी भी शैलियां हैं उनमें से अधिकांश शैलियां मेवाड़ चित्र शैली से ही निकली है। तो ये अति महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के समय दिखाई पड़ता है। तो महाराणा अमर सिंह के समय यह प्रभाव दिखाई पड़ता है 1615 में। ध्यान रखिए 1615 में ही यह घटना क्यों आती है या क्यों प्रभाव दिखाई देता है। तो 1615 में मुगल और मेवाड़ संधि होती है जहांगीर और अमर सिंह जी के बीच में। तो इस समय से ही मेवाड़ की चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसके बाद अगले तथ्य पर हम बात कर रहे हैं, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 में तेज सिंह जी के समय पर चित्रित किया गया था और इसके चित्रकार थे कमल चंद्र जी। तो ये इतनी बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक और ग्रंथ है, एक और चित्रकार हैं हीराचंद, जिन्होंने चित्र बनाया है सुपासनाचर्यम का। तो सुपासनाचर्यम का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है। तो मेवाड़ चित्रशैली आप लगा दीजिए। आगे अगली स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं। मेवाड़ चित्रशैली में सबसे अधिक लाल और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उनकी नासिकाएं, उनके नाक गरुड़ के आकार के हैं तथा नेत्र जो हैं परवल की तरह खड़ी हुई हैं। आगे इसमें जो चित्र उंगलियां हैं वो लंबी और घुमावदार हैं। ये 2-3 छोटी छोटी विशेषताएं आप मेवाड़ चित्रशैली के बारे में ध्यान रखिए। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ चुके हैं पहले। आगे जो आप देख पा रहे हैं वो है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है। तो यहाँ आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, कुंभा सांगा के नाम नहीं आएंगे। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल है महाराणा जगत सिंह का समय, यानी कि 1628 से 1652 का समय मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग रहा है। महाराणा जगत सिंह ने ही चित्तौरे की ओवरी बनाई थी। चित्तौरे की ओवरी का अर्थ था ये चित्रकारों के लिए शाला थी या कला विद्यालय था, जो जहाँ पर बैठकर वो चित्र बनाते थे। और इसी को तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ तस्वीरें बनाने का ये एक तरह से कारखाना था। आगे बात करें तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में जो चित्रकार थे उनमें सबसे प्रमुख थे मनोहर, साहबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन और जगन्नाथ। तो ये 3-4 नाम आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। मनोहर, साहबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन और जगन्नाथ, ये उस समय के चित्रकार थे जो महाराणा जगत सिंह के दरबार में रहा करते थे। आगे हम बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की, जो आप यूँ अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वृंदावन या मथुरा की तरह एक शैली थी, क्योंकि इस चित्र शैली में यमुना नदी का चित्र बनाना अनिवार्य था। इसमें कृष्ण जी के चित्र बनाना अनिवार्य था और यहाँ पर हाथी दांत पर चित्रण करना नाथ द्वारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हाथी के दांत पर इन्होंने चित्रण किया है, ये इसकी अति महत्वपूर्ण विशेषता है और जो इस चित्रशैली को राजस्थान की अन्य चित्रशैलियों से अलग करते हैं। इस चित्रशैली पर लोक कला का पूर्ण प्रभाव रहा है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि राजस्थान की किस चित्रशैली पर लोक कला का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कमला और इलायची किस चित्रशैली की महिला चित्रकार है। तो कमला और इलायची राजस्थान की नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार हैं। आप इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे पट्ट चित्रण जो नाथ द्वारा चित्रशैली की जीती जागती आत्मा है या मूल विशेषता है वो क्या है। तो पट्ट चित्रण 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 रूप हैं। जैसे पहला आता है पिछवाई। पिछवाई कला या पिछवाई का जो रूप है इसका संबंध किस शैली से है। तो नाथ द्वारा शैली से है। पिछवाई है क्या। तो श्रीनाथ जी के विग्रह यानी कि उनकी मूर्ति के पीछे के भाग में लगाए जाने वाले जो विभिन्न चित्र हैं, चित्राकार पर्दे हैं, उनको पिछवाई कहा जाता है, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं। एक और है दीवालगिरी। दीवालगिरी क्या है। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के दोनों ओर और दीवार के ऊपर टांगे जाने वाले चित्र दीवालगिरी हैं। तथा चंदोवे क्या है। तो चंदोवे श्रीनाथ जी के विग्रह यानी कि उनकी मूर्ति के सिर पर मंदिर की छत पर लगाए जाने वाले चित्र हैं। तो ये पिछवाई, दीवालगिरी और चंदावे आप ध्यान रखिए।
अब थोड़ी सी बात करते हैं जोधपुर या कहें कि मारवाड़ शैली के बारे में। तो मारवाड़ शैली में मालदेव जी जरूर याद किए जाते हैं, वही राव मालदेव को याद किए जाते हैं, गिरी सुमेल युद्ध वाले। मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति जोधपुर के कौन से महलों से होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। और मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति जोधपुर के चोखेलाव महलों से होती है, ये आप ध्यान रखिए। लगातार 2 या 3 बार ये बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मालदेव की सैनिक अभिरुचि अभिव्यक्ति कौन से महलों से प्रकट होती है, तो चोखेलाव के महल। और फिर दूसरी बात आती है कि मारवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव कब से दिखाई देने लगा है, तो जब से मारवाड़ के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, यानी कि उदय सिंह के समय। और उदय सिंह को इतिहास में मोटा राजा कहा गया है, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव दिखाई देने लगा है, क्योंकि यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। इसके बाद एक और तथ्य जो यहाँ से सामने आता है वह है कि चित्रकार वीर जी द्वारा बनाया गया रागमाला का चित्र मारवाड़ क्षेत्र का प्राचीनतम तिथि युक्त चित्र है। तो मारवाड़ का प्राचीनतम तिथि युक्त चित्र कौन सा हुआ, रागमाला। ध्यान रखिए, रागमाला राजस्थान की कई शैलियों में इस नाम से चित्र रचा गया है। रागमाला का एकमात्र चित्र नहीं है, इस नाम से कई सारे चित्र हैं, लेकिन मारवाड़ वाला जो रागमाला है जिसे वीर जी ने बनाया है वो मारवाड़ का सबसे प्राचीनतम तिथि युक्त चित्र है। और क्या ध्यान रखना है, मारवाड़ की जो चित्र शैली है उसमें मोर के सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। और एक और बात है कि महाराजा अजीत सिंह के समय पर चित्रकारी पर सामंती संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ये सामंती संस्कृति वाली बात भी आप पढ़कर जाइए कि मारवाड़ की चित्रशैली पर सामंती संस्कृति का प्रभाव किस शासक के समय दिखाई देता है, तो अजीत सिंह के समय दिखाई देता है। एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जोधपुर शहर में जो जोधपुर की शैली है उसमें ऊँटों और कुरंजा पक्षी का भी अधिक चित्रण हुआ है। ध्यान रखिए, मोर का चित्रण हुआ है पक्षियों में, तो पशु में ऊँट का चित्रण हुआ है। एक और पक्षी है कुरंजा, कुरंजा के ऊपर तो कई सारे लोकगीत भी मारवाड़ में गाए जाते हैं। तो कुरंजा पक्षी का चित्रण है, ऊँट का चित्रण है और एक और मोर का चित्रण है, ये आप इसमें ध्यान रखिए। तो अब जल्दी से कुछ एक प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। जैसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी चित्रकला के बारे में वैज्ञानिक वर्गीकरण, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आर्चर, फयाज अली, दीक्षण और आनंद कुमार स्वामी। तो ये आप देखते ही पहचान गए होंगे, यहाँ पर सही उत्तर है आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला को किसने क्या कहा है और क्या क्या नाम दिया है, तो आप उनको ध्यान रखिए। जैसे आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में, तो उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा है, जबकि मेहता चमनालाल ने इनको हिंदू चित्रशैली कहा है और ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा है, तथा कर्नल टोड और रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थान चित्रकला कहा है। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा, राजपूत चित्रशैली, मेहता चमनालाल ने क्या कहा, हिंदू चित्रशैली, ब्राउन ने क्या कहा, राजपूत कला, और कर्नल टोड तथा कृष्णदास ने क्या कहा, तो राजस्थान चित्रकला। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न क्रमांक पर। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने है, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के काल को जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्रताप सिंह ने ही 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। एक और बात यहाँ ध्यान रखिए कि जयपुर चित्रशैली आई है तो इसके बारे में एक और तथ्य सामने आता है कि राजस्थान की कौन सी चित्रशैली पर मुगलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, तो वो शैली है जयपुर शैली, क्योंकि जयपुर का राजघराना हमेशा ही मुगलों के निकट रहा, तो इस पर मुगलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने व्यक्ति के आदमकद चित्र बनाए, यानी कि पूरा सिर से पैर तक का चित्र बनाया है। और 4 विकल्प आपके सामने, जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली या मेवाड़ का साहिबदीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर का साहिब राम, इसने ही आदमकद चित्र बनाए हैं। अब चौथा प्रश्न जो भी हाल ही हमने चर्चा करी,
कौन सी चित्रशैली पर मुगल चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है? तो जयपुर शैली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गए? कौन से शासक के काल में कोटा चित्रशैली में शिकार के चित्र बनाए जाने लगे? और आसान से 4 विकल्प आपके सामने है, राव माधव सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह और भीम सिंह। तो कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है उम्मेद सिंह के काल को। तो यहाँ इसका सही उत्तर भी हो जाएगा उम्मेद सिंह, बी विकल्प इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रशैली की विशेषता है? नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ये कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? 4 विकल्प सामने हैं, उनियारा, कोटा, मेवाड़ और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा शैली। कोटा शैली में शिकार के चित्र, नारियां कर रही है शिकार, ऐसा उसमें चित्र बनाया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे? उस्ता परिवार हमेशा से बीकानेर के लिए जाना गया है, तो उनके समय पर कौन से चित्रकार ने चित्र बनाए हिंदू कथाओं पर आधारित? 4 विकल्प आपके सामने, करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय ही ये चित्र बनाए गए थे। 8वां प्रश्न है, झालावाड़ शैली का राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? स्कूल यानी कि शैली में। तो झालावाड़ की शैली कौन सी शैली के अंतर्गत आती है? झालावाड़ को आप यूँ ध्यान रख लिए कि झालावाड़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या जयपुर? तो झालावाड़ आता है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। तो झालावाड़ की शैली किस शैली का हिस्सा हुई? हाड़ौती शैली का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। प्रश्न 9 कहता है, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? दुगारी किले की चित्रकला किस चीज़ से संबंधित है? आपके विकल्प हैं अलवर, बूंदी, किशनगढ़ और मेवाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी शैली से। ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है परीक्षाओं में। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? तो बूंदी शैली से। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल ये किस शैली के हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और बूंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। ये किससे संबंधित है? ये बीकानेर शैली से संबंधित है। इतनी बातें आपने ध्यान रखी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? आसान सा प्रश्न है, आपको याद भी है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दीजिए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 12, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? एक चित्र है जिसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है और वो चित्र है बनी ठनी का, जो भी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा। तो इस चित्र को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। ध्यान रखिए, मोनालिसा का जो ओरिजिनल चित्र है ये यूरोप से संबंधित है और इसको बनाने वाला व्यक्ति है लियोनार्डो दा विंची, वो था। अब राजस्थान में किस शैली से संबंधित है? 4 विकल्प सामने है, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और उदयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका किशनगढ़। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र के लिए जानी जाती है? 4 विकल्प फिर से सामने है, बूंदी, कोटा, मारवाड़ और जयपुर। तो पंचतंत्र की कहानी जुड़ी हुई है चित्रांकन की, वो मारवाड़ से जुड़ी हुई है। आगे है प्रश्न क्रमांक 14, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला 17वीं, 20वीं, 18वीं और 19वीं। तो तुरंत यहाँ से अपने सही विकल्प का आप चयन कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा इसका 19वीं शताब्दी। तो इसको आप ध्यान रखिए, हवेली चित्रकला की शताब्दी कौन सी है? 19वीं शताब्दी है। अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक कलाएं जो है राजस्थान में कई प्रकार की है, उसमें से कौन सा उसका एक अंग नहीं है? क्या फड़ है? नहीं है। क्या बनी ठनी नहीं है? क्या संज्ञा नहीं है? संज्ञी हो चुका है, संज्ञा है इसका, संज्ञा नहीं है और संज्ञा बोलते हैं इसे। और एक है पथवारी। तो कौन सा एक अंग नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि बनी ठनी एक चित्र का नाम है, यह कोई लोक कला नहीं है। अतः इसका बी उत्तर आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर 15 प्रश्न और कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और आपकी जीत को सुलभ बनाने में आपकी सहायता करेंगे।
इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।